नमस्कार बच्चों, वोकैबुलरी के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे टायरो का मतलब क्या होता है। TYRO, टायरो का मतलब। ठीक है, अगर आप हिंदी में बात करो तो टायरो का मतलब होता है नया नया। ठीक है, जो अनुभवी ना हो, जैसे जो इनएक्सपीरियंस्ड हो। जैसे अगर बात एक्सपीरियंस्ड की करो तो एक्सपीरियंस्ड का मतलब होता है अनुभवी। हम बात कर रहे हैं इनएक्सपीरियंस्ड, तो मतलब नहीं हो, अनुभवी। जो अनुभवी नहीं है वो नया नया उसको बोलेंगे। या फिर विद्यार्थी, ठीक है, या फिर नवशिक्षित, ठीक है, या फिर नौसिखिया, जो नया नया भी सीख रहा हो। जो शौकिया हो, जो इमेच्योर हो, जो मैच्योर ना हो, ठीक है, जो परिपक्व ना हो। नहीं होना क्या, परिपक्व। तो जो परिपक्व ना हो किसी भी चीज में, नया नया हो, इमेच्योर हो, इनएक्सपीरियंस्ड हो, उसको टायरो बोलेंगे। ठीक है, अभी देखो मैं बता देता हूं ये वर्ड आया कहां से। एक पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 करीब में चला था। ठीक है, ये पहला विश्व युद्ध हुआ था। इसमें क्या है ना, ज्यादा से ज्यादा अफ्रीका कॉन्टिनेंट को लेके ये बेसिकली शुरू हुआ था। ठीक है, फिर दुनिया भर की चीजें, ज्यादा से ज्यादा एरिया कब्जा करो, मॉडर्नाइजेशन हो रहा था। ठीक है, मटेरियलिज्म मतलब ठीक है, तो बहुत ज्यादा मतलब हथियार वथियार बन रहे थे, लोगों को ज्यादा से ज्यादा एरिया को कब्जा करना था, एक दूसरे से देशों में डर था हुआ। इसमें मैं आपको बता दूं करीब 12.5 लाख इंडियन सोल्जर्स भी लड़े थे, जिसमें करीब 1 लाख इंडियन सोल्जर्स की डेथ हुई थी। ऑफिशियल आंकड़ा 75,000 है। अगर इंडियन सोल्जर ना लड़ते तो ब्रिटेन की मतलब बुरी हालत हो जाती, ब्रिटेन की तरफ से लड़े। तो पहला विश्व युद्ध हुआ तो भारी हानि हुई। फिर मंदी का दौर आया, और मंदी का दौर आया और पहले विश्व युद्ध का कारण माना गया जर्मनी को। तो जर्मनी पे बहुत ज्यादा सैंक्शंस लगे। जर्मनी को बोला हर देश को तुम्हें इतना इतना पैसा देना है। तो जर्मनी को बहुत ज्यादा पैसे देने शुरू करने पड़े। लेकिन जब मंदी का दौर आया तो फिर ये हुआ, दुनिया भर का मतलब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो है वो क्रैश हो गया। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है, क्योंकि जर्मनी के लोग जो थे ना वो हताश हो चुके थे लोन चुका चुका के। जो उनका रेपरेशन था, जो उनको हानि के तौर पे पैसा देना था पहले विश्व युद्ध के बाद, वो इतना ज्यादा हो चुका था कि वो फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। तब आया हिटलर। अब हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारे चाचा, दादा, ताऊ, बुआ, इन सब का अगर आपसी मतभेद हो, चलता रहता है आपसी मतभेद परिवारों में। लेकिन अगर किसी बाहर के आदमी ने हमारे परिवार के साथ कुछ गलत किया तो सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो हिटलर ने उस मौके का फायदा उठाया कि देखो दुनिया तुम्हें तिरस्कार से देखती है, तुम्हारा गलत फायदा उठा रही है, हम तुम्हें सम्मान दिलाएंगे। जर्मनी के लोगों को हिटलर पे विश्वास हुआ। फिर आगे जो हुआ वो बहुत ही खतरनाक और भयावह था। 1939 से 1945 तक, क्योंकि मंदी के दौर में एक कॉन्सेप्ट ये भी था कि ज्यादा से ज्यादा कॉलोनीज बनाओ। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा देशों पे कब्जा करो, जिससे क्या है इस मंदी से बचा जा सकता है और दुनिया भर का कारण। ठीक है, इसमें भी क्या है, भारतीय बहुत सारे सैनिक गए थे। आई थिंक मेरे को लगता है 24-25 लाख सैनिक थे। अगर भारतीय सैनिक ना लड़ते तो बहुत मुश्किल हो जाती। बहुत इजराइल को के कई शहरों को तो भारतीय सैनिकों ने आजाद कराया था। भारतीय सैनिकों का अहम योगदान है दोनों विश्व युद्ध में, और लाखों लाखों में मरे हैं ये। ठीक है, ये इधर पे करीब लाख लोग मरे थे, इधर पे 1.5 लाख डेथ्स हुई थी हमारे सैनिकों की, भारतीय। तो द्वितीय विश्व युद्ध जब देखो, अब क्या है, जब पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ तो द्वितीय विश्व युद्ध में क्या है ना, लोग डरने लगे कि अब हमें सैनिक नहीं बनना। ठीक है, पता चला अभी हम जा रहे हैं दोबारा जिंदगी में अपने परिवार से ना मिल पाए। तो क्या हुआ, न्यू रिक्रूट्स हुए। न्यू रिक्रूट्स, नई भर्ती। रिक्रूट का मतलब भर्ती, आर्मी में भर्ती निकलती है ना, न्यू रिक्रूट्स, यंग सोल्जर्स की, यंग सैनिकों की। ठीक है, तो यंग सैनिकों की भर्ती हुई तो उन्हें क्या बोला गया, दीज आर टायरो। अब जब भी सेना में भर्ती होती है, हमारे यहां भी सेना में भर्ती होती है, तो क्या कोई बम बंदूक वगैरह चलाना पहले से जानता है? नहीं, पहले भर्ती होगी तब वो टायरो होगा, तब वो स्टूडेंट होगा, तब वो लर्नर होगा, तब वो अप्रेंटिस होगा, नया नया। फिर आर्मी उसको ट्रेनिंग देगी, तब वो अनुभवी बनेगा लड़ने के लिए, बंदूक, बम, तोप कैसे चलानी है। तो पहले विश्व युद्ध के बाद दूसरे विश्व युद्ध में नए नए सैनिकों की, जवान लोगों की भर्तियां शुरू हुई। तो उन भर्तियों में होने वाले नए नए जवान जो थे द्वितीय विश्व युद्ध लड़ने के लिए, उन्हें टायरो बोला गया। उन्हें क्या बोला गया, टायरो। तो टायरो का मतलब होता है स्टूडेंट,
जो लर्नर हो, जो सीख रहा हो चीजों को, लर्न माने सीखना। अप्रेंटिस का मतलब क्या होता है? अप्रेंटिस का मतलब होता है बेसिकली कि जैसे कोई बड़ा डॉक्टर है तो उससे एक असिस्टेंट उसका डॉक्टर होता है, वो सीखता है कैसे ऑपरेशन करना है। बड़ा वकील होता है तो उससे सीखता है, ठीक है। बड़ा कोई बहुत ज्यादा ज्ञानी गुरु होता है तो उससे उसका स्टूडेंट असिस्टेंट होता है। बड़ा कोई साइंटिस्ट होगा तो छोटा सा साइंटिस्ट उसके साथ रहेगा, उसे अप्रेंटिस बोलते हैं। बड़े बड़े महान लोगों के साथ छोटे छोटे असिस्टेंट जो काम सीखते हैं उन्हें अप्रेंटिस बोलते हैं। तो ये भी तो सीख ही रहा है ना। तो स्टूडेंट हो, लर्नर हो, अप्रेंटिस हो, उन्हें टायरो बोला जाता है। ग्रीन हॉर्न, जर्मनी में क्या है, जो बछड़े होते थे, जो बछड़े, ठीक है, गाय वगैरह के, तो उनके सींग शुरू में हरे कलर के होते थे और फिर जब वो बड़े हो जाते थे तो वो हरा कलर नहीं रहता था, फिर वो ब्राउन हो जाता था, भूरा कलर। तो शुरू में ग्रीन हॉर्न को मतलब बोलेगा नवजात बछड़ा या पिल्ला। कब का मतलब शेर का बच्चा भी होता है, पिल्ला भी होता है, ठीक है, एक तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। तो बछड़ा या पिल्ले को हम ग्रीन हॉर्न बोलते हैं, नया नया एकदम, ठीक है, अभी कुछ सीखा नहीं है उसने। न्यू कमर, अब न्यू कमर क्या होता है, जैसे वरुण धवन है तो वरुण धवन पहली बार किसी फिल्म में आए तो वो उन्हें न्यू कमर बोलेंगे। अरिजीत सिंह है, अरिजीत सिंह ने पहली बार गाना गाया तो उन्हें न्यू कमर बोलेंगे। बिगिनर, बिगिन शुरुआत करना, ठीक है, बिगिन, बिगिन शुरुआत करना, तो शुरुआत करने वाला, ठीक है, अभी सीखा नहीं है, अब सीखेगा, ठीक है। नियोफाइट, नया नया, न्यूफाइट का मतलब होता है न्यू, नया, ठीक है। इन सब वर्ड्स का मतलब होता है नया होना। एबीईसीडेरियन, एबीईसीडी ना, इसका मतलब है एबीसीडी सीखने वाला, इसी से ये वर्ड आया है, मैं आपको बता रहा हूं क्लियरली। रूट भी इसका यही है। एबीईसीडेरियन का मतलब होता है एबीसीडी, एबीसीडी सीखने वाला। नहीं बोलते अभी तो बेटा तुम्हारी एबीसीडी सीखने की उम्र है, ठीक है, अभी तुम बच्चे हो, तो अभी तुम बच्चे हो, अभी तुम अनुभवी नहीं हो, अभी तुम्हारी एबीसीडी सीखने की उम्र है। तो एबीईसीडेरियन को भी हम नवजात बोलते हैं, लर्नर बोलते हैं, अप्रेंटिस बोलते हैं, ग्रीन हॉर्न बोलते हैं, न्यू कमर बोलते हैं, बिगिनर। इन सब का मतलब नियो का, देखो नियोफाइट में ना, न्यू से याद कर लेना आप, न्यू नया नया जो होगा, ठीक है, जो अभी सीखा नहीं होगा कुछ चीजों को, ठीक है। अब ये वर्ड है नो वॉइस, तो आपको ना एक ये नो वॉइस और एक ये टायरो, दो वर्ड को ध्यान रखना है मेनली, नो वॉइस या टायरो, ठीक है। नो वॉइस या टायरो, इनका मतलब होता है नया, विद्यार्थी, नवशिक्षित, नौसिखिया, ठीक है, ये इनका मतलब होता है, ये इनका मतलब होता है। अब एक वर्ड है शौकिया, ठीक है, तो इसको मैं आपको बता देता हूं। जैसे एक वर्ड है, एक वर्ड होता है अमेटियर, अमेटियर, अमेटियर का मतलब क्या होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है अमेटियर। अमेटियर का मतलब होता है शौकिया। अब जैसे मान लो आपको क्रिकेट खेलने का शौक है, आप टूर्नामेंट खेलते हो, आप लोगों के साथ सुबह शाम क्रिकेट खेलते हो, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आपका प्रोफेशन हो गया। आप काम कुछ और करते हो, पढ़ाते हो, कहीं पे आपकी नौकरी लगी हुई है, लेकिन आप खेलने में वॉलीबॉल खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, तो आप गेम खेलते हो, आप सिंगिंग करते हो, घर में गिटार बजाते हो, तो आप गिटार बजाना आपका धंधा मतलब व्यवसाय या प्रोफेशन नहीं है ना। तो कोई भी आदमी किसी चीज को शौक के लेवल पे करे और वो उस चीज में मास्टर ना हो, वो केवल शौक के लिए कोई चीज करे। अब मैं हूं, मैं क्रिकेट खेलूंगा तो मैं इंडियन क्रिकेट टीम में थोड़े ना खेलने लगूंगा, मैं तो शौक के लिए खेल रहा हूं, मुझे आता नहीं है, बस मैं गली क्रिकेटर हूं। तो जो गली क्रिकेटर होते हैं, जो शौक के लिए चीजों को करते हैं, जो शौकिया होते हैं, वो शौकिया कैसे होंगे, ज्यादा अनुभवी और मैच्योर तो होंगे नहीं, कोई बहुत बड़े एकदम प्रोफेसर टाइप थोड़े ना हो। क्रिकेट वाला तो पता चला इतना अच्छा प्लेयर है कि इंडिया, मतलब छोटी छोटी जानकारी रख के अपना शौक पूरा करने वाले लोगों को अमेटियर बोलते हैं। जो नए नए हैं, जिनको बस थोड़ा बहुत आता है, हाँ क्रिकेट खेल लेते, भैया बैट है, बॉल है और अपना ईटे वीटे लगा के खेल रहे हैं, तो अमेटियर होता है। एक होता है डैबलर। डैबलर कौन होते हैं? डैबलर अधिक तक, देखो बेटा 20 लाख लोग फॉर्म भरते हैं और 20 लाख लोगों के फॉर्म भरने के बाद सिलेक्ट कितने होते हैं? मात्र 5000, ठीक है, 7000, 10,000। तो बाकी लोग क्या होते हैं? डैबलर। बाकी लोग क्या होते हैं? डैबलर। देखो सिलेक्शन में दो तरीके के लोग होते हैं, एक तो पढ़ाई करते नहीं है, तीन तरीके के लोग होते हैं। एक पढ़ाई नहीं करते, जिनका सिलेक्शन नहीं होता, वो तीन तरीके के होते हैं। एक पढ़ाई करना शुरू करते हैं और बीच में छोड़ देते हैं, उन्हें बोलते हैं डैबलर। एक पढ़ाई करते तो हैं लेकिन बीच में छोड़ देते हैं। एक कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं, जिसकी जरूरत नहीं है वो चीजें भी पढ़ ली और समझ आया नहीं, समझ आया नहीं, ठीक है,
तो ये 3 कैटेगरी के लोग होते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होता है। एक तो जो पढ़ते ही नहीं है, एक जो पढ़ते हैं बीच में छोड़ देते हैं, डेबलर कहते हैं। कोई भी काम करो और उसको बीच में छोड़ दो, उन्हें डेबलर बोला जाएगा। एक तीसरी कैटेगरी के लोग जो बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, उनके लिए समझ ही नहीं आता कि है क्या। जब आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है, आपको वर्ड का मतलब ओरिजिनली नहीं पता होगा, तो आप कैसे करोगे, ठीक है। एग्जाम में हिंदी में थोड़े ना आता कि ट्रांसलेशन, अंग्रेजी का पेपर टोटल अंग्रेजी में होगा, हिंदी का एक वर्ड नहीं होगा, ठीक है। अब जिनका सिलेक्शन हो जाता है उनके साथ एक चीज क्या है कि उनके वो मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा आग में नहीं तपना होता है, कुछ 5-6 घंटे डेली पढ़ के सिलेक्शन हो जाता है। मेहनत करते हैं लेकिन समझ समझ के मेहनत करते हैं। जो चीज आपको समझ नहीं आए, मतलब आपका पढ़ना बेकार है बेटा। सिलेक्शन का कोई मतलब ही नहीं है जब समझ नहीं आएगा। पेपर नया आएगा, एरर भी नहीं आएंगी। अब जैसे एरर है तो उसमें ऐसा थोड़ा लिखा रहेगा इसमें प्रेपोजिशन की एरर है, इसमें एडजेक्टिव की। नहीं भैया, हो सकता कोई गलती ना हो एरर में, तब आप कैसे छांटोगे। आपको पूरी समझ चाहिए ग्रामर और वोकैबुलरी की। और अगर आप बीच में पढ़ के छोड़ दोगे तो आप डेबलर कहलाओगे। डेबलर मतलब शौक के लिए पढ़ना तो शुरू किया, बोला सिलेक्शन लेना है, 2 महीने पढ़ाई की, फिर छोड़ दी, फिर 4 महीने बाद फिर महीने भर पढ़ाई की, फिर छोड़ दी। ऐसे नहीं, फिर तो कुछ और काम कर लेना चाहिए, ठीक है। एक वर्ड होता है डेब्यूटेंट, ठीक है। अब ये डेब्यूटेंट में ना, इसको देखो डेबिट कर लो, डेबिट। डेबिट का मतलब होता है पहला। ये भी इनके साइनोनेम है, अमेटियर, डेबलर, ठीक है। डेबलर का मतलब इमेच्योर, इनएक्सपीरियंस, थोड़ा पढ़ेगा छोड़ देगा। डेब्यूटेंट का मतलब क्या होता है, पहला पहला, शुरुआत करने वाला, पहला पहला। डेब्यूटेंट में देखो, अरिजीत सिंह का पहला सॉन्ग उसका डेबिट माना जाएगा, ठीक है, डेबिट। वरुण धवन की पहली मूवी, उसका डेब्यूट माना जाएगा। डेब्यूट, डेबिट, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है इसके, ठीक है। तो डेब्यूटेंट का मतलब किसी काम को पहली पहली बार करने वाला। कोई भी काम हो, आप पहली परीक्षा देने जाओगे, आप डेब्यूटेंट माने जाओगे। तो डेबिट जो होता है ना, डेबिट, डेब्यूटेंट, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन। डेबिट है, ठीक है, डेब्यूट है, कई लोग बोलते हैं इनका डेब्यूट। तो माधुरी दीक्षित की जो पहली फिल्म थी, तो किसी भी एक्टर की पहली फिल्म, किसी भी इंसान का पहला गाना, किसी भी इंसान की पहली नौकरी, पहला पहला जो काम होता है, जो शुरुआत करने जा रहा है कोई, ठीक है, पहली बार में जो कोई पहला काम करेगा उसे डेबिट बोलेंगे, उसका डेबिट बोलेंगे। मैं पहली बार जिंदगी में गाना गाऊंगा फिल्मों में, वो मेरा डेबिट होगा। तो डेब्यूटेंट का मतलब होता है पहली बार में चीजें करना, ठीक है। डिबेट भी बोलते हैं कई लोग इसको, डिबेट, डिबेट, ठीक है, ओके। तो डेब्यूटेंट आपको इस वर्ड से याद रखना है, डिबेट से। डिबेट का मतलब पहला, ठीक है। कोई नेता है, उसने पहली बार सदन में भाषण दिया, डेबिट बोला जाएगा। पहली बार कोई रैली की, डेबिट। तो पहली बार तो मतलब अभी शुरुआत की है, अब सीखेगा चीजों को, तो शुरुआत करने के लिए ये वर्ड यूज होता है। अब एक वर्ड है, ये एल है, डिलिटेंटी। डिलिटेंट भी बोलते हैं कई लोग डिलिटेंटी भी बोलते हैं। डिलिटेंटी, लिटेंटी को आप लिटिल से याद कर लो, लिटिल, लिटिल से आया है ये, डिलिटेंटी, ठीक है, लिटिल से आया है। लिटिल का मतलब होता है थोड़ा। तो डिलिटेंटी वो लोग होते हैं जिन्हें सुपरफिशियल नॉलेज होती है, सुपरफिशियल जानकारी होती है। सुपरफिशियल मतलब ऊपर ऊपर की, ऊपर ऊपर की। मतलब अगर आपको बोला जाए कि भाई लॉकडाउन हुआ, तो लॉकडाउन का मुख्य लक्ष्य सरकार का क्या था। अब अगर आप ये बोलोगे कि मुख्य लक्ष्य सीधा था, रोग ना फैले, ये आपकी सुपरफिशियल जानकारी होगी, ऊपर ऊपर का आपको पता है। अब मैं बताता हूं आपको कि सरकार ने लॉकडाउन किया ही क्यों। मैं आपको बताता हूं सरकार ने लॉकडाउन किया क्यों। देखो बेटा, मैंने आपको बताया है पहले कि ये एक नोवेल वायरस है जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, और ऐसा जिंदगी में पहली बार हुआ है, ठीक है, कि इतना ज्यादा आउटब्रेक हुआ हो किसी भी चीज का, और इतनी खतरनाक बीमारी है। तो अब ये डिलिटेंटी का मतलब क्या है। आपको पूछा जाए लॉकडाउन क्यों हुआ है, फिर से मैं बता देता हूं। आप बोलोगे कि भाई इसीलिए केस ना बढ़े, ना ना ना, ये तो एक लक्ष्य था ही, लेकिन इससे महत्वपूर्ण एक और लक्ष्य था कि क्योंकि नोवेल कोरोना वायरस अभी आया है हमारे यहां और हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, तो हमें समय चाहिए इस समस्या से डील करने के लिए। क्योंकि आज की डेट में अगर 50 लाख लोगों को कोरोना वायरस हो जाता, ठीक है, 30 लाख लोगों को कोरोना वायरस हो जाता, तो चौराहे पे लोग लेटे होते, ठीक है, रोड पे, लेकिन उन्हें कोई उठाने वाला नहीं होता। क्यों? देखो बेटा, अगर लॉकडाउन नहीं होता
तो डॉक्टर्स को टाइम नहीं मिलता कि कैसे पीपीई किट को यूज करें, कैसे खुद को बचाएं। पहले तो डॉक्टर्स को इस बात के लिए ट्रेन किया जाता कि तुम कैसे बचोगे। अगर मान लो 1000 डॉक्टर्स की डेथ हो जाती हमारे इंडिया में, हम लॉकडाउन नहीं करते, केसेस बढ़ते जाते, तो डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देते ना। डॉक्टर नहीं जाते अस्पताल, उनके घर वाले नहीं जाने देते। वेंटिलेटर्स थे नहीं हमारे पास, पीपीई किट्स थी नहीं हमारे पास टेस्ट किट्स नहीं थी। अब 1 लाख टेस्ट किट पर डे चेक हो रहा है, अभी 2 लाख हो जाएगा, 3 लाख। अभी पीपीई किट हम 2 लाख से 3 लाख बना पा रहे हैं, अगर हम चाहें तो इसको 8 लाख भी बना सकते हैं। N95 मास्क हम 2 लाख से 3 लाख बना रहे हैं, विश्व में हमारा दूसरा स्थान है चाइना के बाद पीपीई किट और मास्क बनाने में। तो हमें लॉकडाउन होने की वजह से तैयारी करने का मौका अच्छे से मिल गया। अब हम तैयार हैं। अब हमारे पास अगर 5 लाख केसेस आएंगे तो हम डील कर सकते हैं। बेटा देखो, केसेस हैं 1,20,000, ठीक हो चुके हैं लोग 50,000, तो 70,000 एक्टिव केस है ना। हमने अपना रिकवरी रेट भी बढ़ाया। इस ड्यूरेशन में, लॉकडाउन में, हमने तरह तरह की वैक्सीन को यूज किया, जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, मलेरिया की दवाई, हमने इसमें एंटीबॉडी टेस्ट किए, हमने प्लाज्मा थेरेपी। तो हमारे डॉक्टरों को एक अनुभव लेने का काम जो है ना, इसका मौका मिला अनुभव लेने का। अब धीमे धीमे देखो, पहले रिकवरी रेट था 10%, 15, 20, आज की डेट में 40 से फिर अब 41 हो गया, अब 42 हो गया। तो लोग बढ़ रहे हैं तो ठीक भी हो रहे हैं। रिकवरी रेट धीमे धीमे बढ़ेगा, ठीक है। हमारी अस्पतालों में डॉक्टर्स को ट्रेनिंग मिली, हमारे पास इक्विपमेंट, अब हमारे पास वेंटिलेटर्स हैं। अब जैसे मान लो शिवपुरी में 100 पेशेंट होते, डॉक्टर घर बैठे होते, क्या करेगा डॉक्टर? उसके परिवार वाले नहीं जाने देते, बंदूक लेके खड़े हो जाते कि तुम नहीं जाओगे, क्योंकि सामने मौत है। कंट्री कोलैप्स हो जाती, कुछ नहीं बचता। ये संभावना बता रहा हूं मैं, 99%, 90%, 90% यही होता। और क्योंकि अगर मान लो किसी की भी गलती होती है, दोनों पक्ष एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं, तो जिम्मेदारी और ब्लेम शुरू हो जाती है। तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है। कम्युनिटीज में क्लैश शुरू हो जाते, दंगे की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती, आर्मी में भी फैलता, पुलिस में भी फैलता, तो रोकना मुश्किल हो जाता। तो इस लॉकडाउन ने देश को एक्चुअल में बचाया है। अब हम तैयार हैं, अब हमारे पास टेस्ट किट अभी 1 लाख हैं, कुछ दिन में 2 लाख भी होंगी, फिर 5 लाख टेस्ट रोज करेंगे। हमारी खुद की टेस्ट किट है। चाइना की तो हमें यह भी नहीं पता कि सही है कि नहीं। कई जगह पे तो ये केस हुआ है कि भाई एक इंसान की डेथ हुई, वो कोरोना पॉजिटिव हो गया, उसका ब्लड सैंपल भेजा, वो कोरोना पॉजिटिव निकला। 200 लोगों की टेस्ट कराई, वो नेगेटिव निकले सारे। मतलब टेस्ट किट ही फॉल्टी थी उनकी, चाइना वालों की। समझ आ रही है बात? तो हर चीज के आपको रीजन पता होने चाहिए। नेपाल है तो नेपाल ने अपना बॉर्डर क्यों बड़ा बनाया, रीजन पता होना चाहिए। मतलब बॉर्डर को क्या है ना, हमारे कुछ एरियाज जो हैं नेपाल ने, जो 2-3 विवादित थे, पहले 62 स्क्वायर किलोमीटर था, अब आज की डेट में 360 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को विवादित बना दिया है नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने। चाइना क्यों लद्दाख में हमारे साथ स्टैंड ऑफ किए हुए, स्टैंड ऑफ का मतलब खड़े रहना। ये सब चीजों की जानकारी आपको एक्चुअल में डीप में होनी चाहिए, ठीक है। भारत कोरोना से बिल्कुल लड़ लेगा, ठीक है, भारत बिल्कुल लड़ लेगा, भारत के लिए बहुत आसान है। और चीन कभी भी भारत पे अटैक नहीं करेगा। ये 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अटैक नहीं, थोड़ी बहुत लड़ाई होती रही, क्योंकि इंडिया से अगर जूझा तो गड़बड़ हो जाएगी। चाइना की हैसियत ही नहीं है कि भारत से वो युद्ध करे, बस वो एक डर दिखाना चाहता है लद्दाख में लोगों को, अपने चाइना के लोगों को, जिससे चाइना के लोग इकट्ठे हो पाए, जो जर्मनी में हिटलर ने किया था। अगर चाइना दूसरे देशों से पंगा लेगा और बताएगा कि युद्ध की संभावना ज्यादा है, तो चीन के लोग इकट्ठे रह लेंगे। वो मैं सब आपको कभी भी बता दूंगा। तो अगर आपको अपने परिवार को इकट्ठा करना है तो कुछ मत करो, सामने मोहल्ले में किसी घर से लड़ाई मोल ले लो, आपका परिवार इकट्ठा हो जाएगा। बाहर के से जब हमें डर रहता है तो हमारा इकट्ठा, तो चीन के लोगों को इकट्ठा करने के लिए चाइना ये सब दिखावा कर रहा है और कुछ नहीं है, ठीक है। लड़बड़ नहीं सकता चाइना, ये ट्रुथ है, ठीक है। इस पे कभी और चर्चा करेंगे। तो कोई भी चीज, डोकलाम स्टैंड ऑफ है तो क्या था, डोकलाम जमीन ही थी भूटान की, हम लड़ रहे थे भूटान के लिए, एक्चुअली भूटान के लिए नहीं, हम अपने लिए लड़ रहे थे, क्योंकि बैटलफील्ड जो चाइना बनाने वाला था भूटान के डोकलाम प्लेट्यू से, उससे हमें नुकसान होने वाला था, क्योंकि वो हाइट पे पहुंच जाते, फिर वहां से बम्बार्डिंग करते। तो अब कुल मिला के आपको ना चीजें डिटेल में पता होने। डोकलाम डोकलाम डोकलाम, ये नहीं पता डोकलाम क्या है। अभी जीडीपी इतना बढ़ रहा है, इतना गिर रहा है, अभी जीडीपी नहीं पता, डेफिनेशन याद की हुआ, सकल घरेलू उत्पाद व उत्पाद होता है। नहीं, ऐसे नहीं, आपको एक्चुअल में जानकारी होनी चाहिए टॉपिक की, तब आपका सिलेक्शन
पक्का है और आपको उससे इंटरेस्ट आएगा, उससे आएगी आपको रुचि। और सिलेक्शन एक ही चीज कराती है आपकी एग्जाम में, वो है इंटरेस्ट। रुचि अगर आपकी होगी तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, कुछ नहीं। तो ये लोग जो है ना, ये शौक के लिए चीजें करते हैं, इनको ज्ञान नहीं होता है उन चीजों का एक्चुअल में, इसीलिए इन्हें टायरोन, नवजात बोला जाता है। नया नया बोलता नहीं, अभी तुम उम्र के कच्चे हो। तो ये लोग उम्र के कच्चे हैं, ये शौक में क्रिकेट खेलते हैं, ये आधा अधूरा काम छोड़ देते हैं, ये अपनी पहला पहला काम शुरू कर रहे हैं। और ये क्या है, न्यूज चैनल देखते हैं हिंदी के, यहां से ये चाइना ने अटैक कर दिया इंडिया इधर से, मतलब समझ रहे हो ना, ठीक है। तो अब घबरा जाते हैं, अब युद्ध होगा चाइना से, ठीक है। अभी देखना ये स्टैंड ऑफ चलेगा, अगर उन्हें लड़ना होता तो डोकलाम में लड़ लेते वो, अभी क्या लड़ेंगे। ठीक है भाई। तो ये चीजें हैं। हाँ, तो मैंने बहुत सारे वर्ड्स आपको पढ़ा दिए, इन वर्ड्स को ना स्पेस नहीं है तो मैंने लिखा नहीं। अब देखो मैंने आपको सारी सुपरफिशियल का मतलब बता दिया, ऊपर ऊपर का, ठीक है। अब देखो भाई, अब देखो अब यहां पे हम बात करते हैं इनके ऑपोजिट की, इनके विलोम शब्द, विलोम शब्द, विलोम शब्द, ठीक है। देखो जैसे ये सब है ना, अप्रेंटिस है, ये सब है, ये सब वर्ड है, इनका मतलब अधूरा ज्ञान होना, शुरुआत करना, नवजात। पूरे ज्ञान को बोलते हैं प्रोफिसिएंट, प्रोफिसिएंट। प्रोफिसिएंट जो होता है ना, जो प्रोफेसर होता है ना, प्रोफेसर, प्रोफेसर किसको बोलते हैं हम? एक तो टीचर होता है, लेकिन एक कोई आदमी किसी चीज का मास्टर हो, किसी चीज का मास्टर हो तो हम उसे प्रोफेसर बोलते हैं। तो प्रोफिशिएंट का मतलब होता है कि नॉलेज में भरपूर मात्रा में उसको नॉलेज हो हर एक चीज की, उसे हम प्रोफिशिएंट बोलेंगे, प्रोफिशिएंट, ठीक है। एक होते हैं वेटरन। वेटरन जो होते हैं, वेटरन का मतलब होता है बेसिकली हाईली का मतलब बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड, बहुत ज्यादा अनुभवी, बहुत ज्यादा अनुभवी। अगर आप एक्टर्स की बात करो तो एक्टर्स में वेटरन एक्टर्स कौन होंगे? अमिताभ बच्चन, ठीक है भाई। अगर सिंगर्स की बात करो तो सिंगर्स में वेटरन सिंगर्स कौन होंगी? लता मंगेशकर, आशा भोसले, ठीक है। अगर आप स्पोर्ट्स की बात करो तो सचिन तेंदुलकर वेटरन स्पोर्टमैन होंगे। तो वेटरन लीडर्स में अटल बिहारी वाजपेयी, कोई भी इंसान, ठीक है, या कोई भी लीडर्स, ठीक है, लीडर्स सारे अच्छे, इंडिया के लिए फाइनली काम किया ही है, ठीक है। देखो हर चीज ना अपना अपना, जैसे अगर आप सिक्किम की बात करो तो सिक्किम कभी भारत का पार्ट नहीं था, या आप गोवा की बात करो तो वो भारत का पार्ट 1964 तक नहीं था, ठीक है। अगर आप अंडमान निकोबार की बात करो तो बहुत सारी चीजें कांग्रेस में भी अच्छी हुई हैं, ठीक है। हमें चीजों को दोनों तरफ से देखना है, कहीं पे हमें पार्शियलिटी नहीं रखनी है, ये अच्छा है तो क्यों अच्छा है, बुरा है तो क्यों बुरा है, ये अच्छा है तो क्यों अच्छा है। अगर आप पंजाब की बात करो तो पंजाब का जो या फिर सिक्किम का एनेक्सेशन, सिक्किम का भारत में जुड़ना, या फिर पंजाब है तो पंजाब को टूटने से बचाना, ठीक है, पंजाब का कंसोलिडेशन इंडिया में, तो ये सब चीजें जो है ना कांग्रेस में भी हुई हैं, ठीक है। तो हाईली एक्सपीरियंस जो नेता, ठीक है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी और भी लोग। तो वेटरन का मतलब होता है उस क्षेत्र का मास्टर, किसी भी क्षेत्र का गुरु जो होगा उसे हम वेटरन बोलेंगे, ठीक है। वेटरन का मतलब अनुभवी, बहुत सालों से वो काम, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के वेटरन बोले जाते हैं, ठीक है। लता मंगेशकर, अब आपको समझ आ गया होगा वेटरन का मतलब, ठीक है भाई, ओके। उसके बाद एक वर्ड है कोनोइजर, ये भी फेवरेट है, ठीक है, इस कंपटीशन का, खासतौर से एसएससी वगैरह। कोनोइजर एमपीएसआई में भी पूछा है ये कई बार। कोनोइजर्स क्या होते हैं बेटा? कोनोइजर्स का मतलब होता है, देखो मैं हिंदी में लिख रहा हूं, पाक कला का, आपको दिख रहा होगा पारखी। अब पाक कला का पारखी आप ये हिंदी में देखोगे, अब आप हिंदी में इसको देख लोगे तो आपको समझ कैसे आएगा? ये बताओ, आपको ये चीज समझ कैसे आएगी? पाक कला का पारखी क्या होता है, कोनोइजर? मैं आपको समझाता हूं। आप अगर न्यूज देखोगे ना संडे वनडे को, संडे वगैरह को, तो संडे में एक ब्लॉक निकलता है, पहले ज्यादा निकलता था लेकिन अब भी निकलता है। संडे को न्यूज़पेपर में एक पीछे ब्लॉक निकलता है, वहां पे बताया जाता है स्पेसिफिकली दिल्ली के चांदनी चौक के पराठे बहुत फेमस हैं, ठीक है। बेसिकली कोनोइजर को ना बताया जाता है कि ये जज होते हैं, ये हाईली स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड जजेस होते हैं,
ये बहुत ज्यादा मेच्योर जजेस होते हैं, ये जज करते हैं चीजों को। तो जैसे मान लो कोई बहुत ज्यादा बड़ा सेफ है, तो वो लिखेगा कि इसकी पानी पूरी बहुत ज्यादा अच्छी है, माधव चौक में इसकी लस्सी बहुत ज्यादा अच्छी है, झांसी में इसका ये बहुत ज्यादा अच्छा है, पंजाब में छोले भटूरे यहाँ। तो ऑल इंडिया में जा जाके वो खाना खाते हैं और बताते हैं कि इसका ये टेस्ट देखो बहुत अच्छा है, ये चीज बहुत अच्छी है, ठीक है, यहाँ का सूप बहुत अच्छा है। तो वो खाने की जानकारी देते हैं, उनको कोनोइजर्स बोलते हैं। अब मैंने कभी मान लो कि कोई डिश नहीं खाई हो, मैंने मोमोज नहीं खाए हो, तो मैं मोमोज का जजमेंट कैसे करूंगा कि अच्छे हैं कि बुरे। साउथ इंडियन मैंने उत्तपम नहीं खाया हो, तो दे आर स्किल्ड। जैसे डीआईडी नाच गाने के शो आते हैं ना, ये डांस इंडिया, डांस फलाना, उनमें जज बैठे रहते हैं, दे आर कोनोइजर्स। अगर मान लो सिंगिंग का इंडियन आइडल आ रहा है, वो लगे रहते हैं फूफा, ठीक है, तो वो जो वहां पे सिंगर्स बैठे रहते हैं, तो वो हाईली स्किल्ड सिंगर्स होते हैं, उस क्षेत्र के मास्टर होते हैं, तभी तो वो जज कर पाते हैं। मेरे को बिठा दो तो मैं सबको बोलूंगा इसने भी अच्छा गाया, इसने भी अच्छा गाया, इसने भी, मेरे को क्या पता क्या सुर क्या ताल। तो किसी भी फील्ड का जो मास्टर होता है, जिसको जजमेंट के लिए रखा जाता है, जो पाक कला की परख रखता है और जजमेंट देता है, इसने अच्छा किया, इसने बुरा। वो जैसे पेंटिंग है, तो कोई भी पेंटिंग मेरे को दिखा दो तो मेरे को पेंटिंग की जानकारी थोड़े ना है कि ये पेंटिंग अच्छी है, ये पेंटिंग अच्छी है, ठीक है, तो मैं तो सबको। लेकिन पेंटर्स जो होंगे एक्चुअल में, जो मास्टर्स होंगे पेंटर के, वो, अब जैसे क्रिकेट है, तो मेरे को तो जो ज्यादा छक्का मारे वो ज्यादा अच्छा लगता है, जो ज्यादा बाउंड्री मारे वो ज्यादा अच्छा लगा, मेरे को थोड़ा ना पता ये इस पे ड्राइव बहुत अच्छा करे, अच्छा। तो जो डिटेल में जाके चीजों को जज करता है उसे कोनोइजर बोलते हैं। तो प्रोफिशिएंट का मतलब बहुत ज्यादा ज्ञानी, वेटरन का मतलब बहुत ज्यादा अनुभवी, कोनोइजर का मतलब जो जज करता हो चीजों को। तो आपको ये बात समझ आई, ये इनके अपोजिट हैं। टायरो, बिगिनर, नोवॉइस, और मैंने अमेचियर बताया था, डेबलर बताया था, डिलिटेंट बताया था, डेब्यूटेंट बताया था, उनके ये अपोजिट हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अनुभवी और एक्सपीरियंस हैं, ये इनएक्सपीरियंस्ड हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।